अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर 2021 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिजिक्स के पोर्शन के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो फिजिक्स के आपको पता है कि 20 एमसीक्यूज हैं आपके आएंगे, तो 10 एमसीक्यूज है मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट जो 10 एमसीक्यूज होंगे हम लोग उसको पार्ट 2 वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक ग्रुप का जो है यहाँ पे लिंक दिया है, आपने इसको लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अंदर आपको कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से तमाम अपडेट जो है मिलती रहेंगी। आप लोग अपने सवाल जो है पोस्ट करके जो है पूछ सकते हैं, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीक्यू नंबर 1 को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के अंदर कुछ चीजें आपको अंडरलाइन करके जो है इसको सॉल्व करना है। जब यहाँ पे आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जा रही है, उसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की गई है। बेटा यहाँ पे जो है आपसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी पूछ सकता है, तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है। आपको इस एमसीक्यूज के अंदर क्या चीज बतानी है? टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बतानी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक पार्टिकल की बात की जा रही है, सही है। आपको फॉर्मूला जो है पता होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या आपके पास? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का आपके पास स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने इसको अपने पास जो है नोट डाउन करना है ताकि आपको जो है ये चीज आपके जहन में बैठ जाए। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है। जब भी प्रोपोर्शनल की बात की जाती है तो आप कांस्टेंट को जो है साइड पे कर देते हो। 1/2 आपके पास क्या चीज है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये कट गया आपके पास। यहाँ पे मैस क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों भाई? यहाँ पे आपके पास सवाल के अंदर एक पार्टिकल की बात की जा रही है। अब आपके पास क्या चीज बच गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच गई और एम्पलीट्यूड बच गया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है आपके पास प्रोपोर्शनल आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम लोग जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बोल रहे हैं। उसके अलावा जो है आपके पास आ जाएगी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सही है। अब अपने ऑप्शंस यहां पे देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका मतलब क्या है कि भाई स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो टोटल एनर्जी जो है आपके स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो मतलब क्या? आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी में क्या बात की है? सिंपल एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भाई आपके जो है डिवाइड की बात की जा रही है, 1/a की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है डिफरेंट हो सकते हैं। वो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी जो है ऑप्शन लेके यहाँ पे जो है आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको बता सकते हैं बासानी, ठीक है। आपको एमसीक्यू नंबर 1 जो है समझ में आ गया। एमसीक्यू नंबर 2 में क्या बात की जा रही है? A mechanical engineer develops a heat engine. एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने हीट इंजन डेवलप किया है वर्किंग इन बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है। यहाँ पे आपके पास एक हाईएस्ट टेम्परेचर गिवन है जिसको हम लोग TH का नाम देंगे, और एक आपके पास जो है लोएस्ट टेम्परेचर गिवन है जिसको हम लोग TL का नाम देंगे, ठीक है। आपको सवाल में क्या बताना है कि आपने इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, जिसका सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला जो है पता होना बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, और आप इस पूरे को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ताकि आपके पास जो एफिशिएंसी निकल के आए वो परसेंट के अंदर निकल के आए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करते। आपने टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर पुट करना है, सेंटीग्रेड के अंदर नहीं करना। अगर आप सेंटीग्रेड में करेंगे तो आपका आंसर जो है गलत आएगा।
तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 273 को, ठीक है। तो 327 प्लस 273 जब आप ऐड करोगे तो आपका टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 600 केल्विन जो आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर है, और लोएस्ट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 27 था। 27 में प्लस 273 हम लोगों ने ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 300 केल्विन आएगा। अब आपने अपने दोनों टेम्परेचर जो है फॉर्मूले के अंदर पुट करने, फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा 1 माइनस 300 ऊपर आ जाएगा और 600 जो आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर जो है कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अलाउ नहीं होता। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपने बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 और ये 0 आपके पास ऊपर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, 3 1 द 3, 3 2 द 6। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब तो बहुत ही आसान हो चुका है, यहाँ पे आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, और 2 1 द 2 होता है, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आएगा। अब जो 50 आपके पास आए, 50% आपका एफिशिएंसी जो है निकल के आई है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं आगे। इन एरोडायनामिक्स द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले जानते हैं कि भाई रेशियो क्या चीज होती है। रेशियो का मतलब होता है कि भाई दो टर्म्स को जो हम डिवाइड करवाते हैं ना, तो रेशियो उस साइन को शो करता है, मतलब दरमियान में ये साइन आएगी, तो डिवाइड की साइन आएगी। अब आपसे ऊपर क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपने यहाँ ऊपर लिखना है, मतलब क्या न्यूमिनेटर में लिखना है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो भाई ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का रेशियो है आपके पास, तो इसको हम लोग कहते हैं मैक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके अलावा कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको इस एमसीक्यू से दूंगा। अगर आपके पास मैक नंबर की वैल्यू जो है 1 से लेस देन आती है, ठीक है, मतलब 1 से कम आती है, 0.5 0 माइनस के अंदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको आप कहते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं, सबसोनिक। तो इसको अपने पास नोट करो। आगे आपके पास अगर मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो उस केस के अंदर आप उसको नाम देते हैं सुपरसोनिक का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट अपने पास आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो बीट्स का ऑप्शन मौजूद है। तो भाई आपने बीट्स फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बी, जिसको हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2, मतलब आप जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का जो है डिफरेंस लेते हैं, और आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि साथ में मॉड लगा हुआ है, तो आंसर जो है आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे दी है। आगे एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 4 जो है हमारे पास, द डिके ऑफ एक्टिनियम इनटू थोरियम इज रिप्रेजेंटेड एज। आपके पास जहां पे एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है, और यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है कि एक्टिनियम जो है डिके होता है थोरियम के अंदर, तो आपके पास जहां पे पार्टिकल एक्स लिखा हुआ है, तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ए जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप एक्टिनियम को ले लें मिसाल के तौर पे, तो एक्टिनियम में क्या लिखा हुआ है, 227 लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, 89 लिखा हुआ है, सही है। तो ये चीज आपके पास ऊपर लिखी हुई होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर मास नंबर कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए बात, और आप इसको अपने पास जो है बआसानी नोट कर सकें। एटॉमिक मास, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके पास नीचे लिखी होती है, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं, तो उसको हम लोग Z को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अपनी इक्वेशन देखो, तो ये आपके पास ये जो है लेफ्ट साइड है, और ये आपके पास जो है राइट साइड है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बेटा एमसीक्यूज को आसान करने की तरफ लेके जा रहा हूं, ताकि आपको एमसीक्यू जो है आसानी समझ में आ जाए।
अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास या मास नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई लेफ्ट साइड पे एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, 227 है, आपने 227 लिख दिया, ठीक है। दरमियान में आपने डाला इज इक्वल का साइन। अब राइट साइड पे थोरियम की क्या एटॉमिक मास 227 है, आपने 227 लिख दिया, प्लस अब आपके पास जो पार्टिकल एक्स है इसका एटॉमिक मास तो आपको फाइंड करना है, तो आपने ए लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आपने ए की वैल्यू निकाली तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या कि आपका एटॉमिक मास जो है 0 है। अगर आपने ऑप्शन देखो तो ऑप्शन 2 मौजूद है आपके पास, सी और डी, जिनका एटॉमिक मास 0 है। अब आपको फैसला करना है कि एटॉमिक नंबर आपका क्या निकल के आता है, तो एटॉमिक नंबर भी आप इसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे क्या आपके पास लेफ्ट साइड पे 89 है, आपने 89 लिख दिया, इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है आपके पास एटॉमिक नंबर, आपने 90 लिख दिया, प्लस अब आपने यहाँ पे z कैलकुलेट करना है। अब जब 90 वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 89 माइनस 90 जो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 1 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत से बच्चे एमसीक्यूज तो ठीक सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि वो z की वैल्यू पॉजिटिव में निकाल दे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपने जो है इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ सॉल्व करना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपके पास जो है भाई एटॉमिक मास क्या निकल के आया था, 0, एटॉमिक नंबर क्या आया था, -1 आया था, ठीक है। तो ये आपके पास होता है बीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको मैं आपको जो है एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उसको खुद सॉल्व करना है ताकि आपको ये एमसीक्यू जो है मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके पास एक यूरेनियम है, उसका एटॉमिक मास जो है 238 है, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 92 है, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, थोरियम आ रहा है, ठीक है। और उसका जो आपके पास एटॉमिक मास है वो 234 है, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 90 है, प्लस आपने जो है एक्स पार्टिकल बताना है कि उसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या होगा। आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 5 की। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, बच्चे मिस्टेक करके आए थे लास्ट ईयर इसके अंदर। तो भाई एमसीक्यूज क्या है, द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। बेटा यहाँ पे ये चीज न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा गौर करने की है, न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है, प्रोटॉन भी बोल सकता है। तो आपने जो है यहाँ पे एमसीक्यूज को बहुत केयरफुली जो है रीड करना है और अपने पास ये बातें नोट करो, आपके एमसीक्यूज जो है गलत हो सकते हैं। मूविंग नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज डैश, ठीक है। आपको ये बात पता है, जब न्यूट्रॉन की बात की जा रही है तो उसका मतलब न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं तो इन दोनों पे चार्ज तो होता है, एक पे नेगेटिव होता है एक पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आती है बात। एक आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू और v क्रॉस b, ठीक है। अब ये आपके पास टर्म जो है वेक्टर है, वेक्टर में क्या चीज लिखी हुई है, वेलोसिटी लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा चार्ज से कंसर्न है। देखो फोर्स कब होगी आपके पास, जब आपके पास चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्स 0 होने का मतलब है कि भाई आपका जो पाथ बनेगा ना बिल्कुल स्ट्रेट पाथ बनेगा, कहीं भी आपका चार्ज जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो आपके पास ऑप्शन सी राइट आंसर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जाए, दोनों पे चार्ज है तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे इनके ऊपर फोर्स लगेगी, ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो आपके पास सर्कुलर पाथ बनेगा। तो अपने पास नोट कर लो, अगर आपसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हवाले से, तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर हो जाएगा। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और हमारे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सबसे पहले जो है हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की। तो भाई यहाँ पे जो है आपको एंगल फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के दरमियान, ठीक है। तो भाई आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब वही होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आपके पास आंसर जो है सेम आता है।
लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यहां पे जो है आपके पास डायरेक्शन जो है ना अपोजिट हो जाती है, यहां पे ये फर्क आता है वेक्टर के अंदर। अब आपको एंगल बताना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहां तक जो है एक वेक्टर है ए क्रॉस बी, ठीक है। इसकी लेंथ आपके पास ना इतनी सी है, एक यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब यहां पे लिखा हुआ है माइनस बी क्रॉस ए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो मैंने यहीं से जो है इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे आके इसको एंड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, बी क्रॉस ए आ गया और माइनस का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और आप देखें वेक्टर की लेंथ बराबर है। तो अब इनके दरमियान एंगल क्या बन गया है, 180 डिग्री जो है इनके दरमियान में एंगल आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा भाई सारे ऑप्शन जो है रेडियन के अंदर है, तो अब आपके पास जो एंगल है तो डिग्री के अंदर है। अब आपने क्या करना है, कन्वर्शन करनी है, आपको कन्वर्शन भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 के साथ, ठीक है। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई रेडियन आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको अपने पास करेक्ट करके जो है पाई रेडियन कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 7 एमसीक्यूज की। यहाँ पे क्या बात की जा रही है भाई, एक्स रेज आर प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ऑपरेटिंग एट 10 पावर 5 वोल्टेज, द स्पीड ऑफ एक्स रेज इज डैश, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले एक बात नोट कर लो कि जो भी आपके पास वोल्टेज गिवन हो, चाहे आपके पास 10 पावर 6 हो, 7 हो, इससे आपकी स्पीड ऑफ एक्स रेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये वैल्यू देख घबराना नहीं है, ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स रे जो है ना आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आती है बात। जो आपके पास एक्स रे होती है ये ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आपने वोल्टेज की वैल्यू से परेशान यहाँ पे नहीं होना, ठीक है। आगे 8 एमसीक्यूज की बात करते हैं। The angle of projection for a projectile having maximum height equal to horizontal range is dash. इस एमसीक्यूज के अंदर जो है ना आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज जो है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर से आया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको जो है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये एंगल जो है जबानी याद होता है, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये आपके पास जो है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। इसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है बेटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब सवाल में आपसे बोला जाता है कि भाई मैक्सिमम हाइट जो है ना रेंज के बराबर है, h इज इक्वल टू r, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर करने से आपके पास g और g कैंसिल हो गया, v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास क्या चीज बच गई, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा आ गया। और यहाँ पे डिवाइड में 2 है, ये आपके पास जो है उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के बच्चों ने तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा जो है ना बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब मेडिकल बच्चे वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई साइन 2 थीटा जो है आपके पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसकी जगह पे जो है मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने वैसे ही उतार दिया, 2 पहले का था और यहाँ पे मैंने साइन 2 थीटा की जगह पे जो है मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक साइन है, यहाँ पे भी एक साइन है, तो एक साइन यहाँ से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने कॉस को डिवाइड करवा दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। अब आपने एंगल बताना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक है, बाज दफा एमसीक्यूज में यहां तक का भी ऑप्शन होता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 76 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें, इफ अ मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपने इसको जो है बहुत ही तवज्जो के साथ जो है आपने कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना है। आपसे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, मतलब h इज इक्वल टू आर है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, जब हमने चीज फाइंड आउट करनी है ना, इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से जो है समझेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है एक जो है अर्थ है, ठीक है, और उसका सेंटर जो है आपके पास ये रहा। अब इस सेंटर से आप सर्कल को कहीं में भी टच करोगे ना, तो आपके पास रेडियस जो है ना अर्थ का बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो मैन जो है गोज टू अ हाइट, मतलब अर्थ की जो सरफेस है ना, इससे वो हाइट पे जाता है, और कितनी हाइट पे आता है कि उसकी एच की जो वैल्यू है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहां तक चला गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हिज वेट रिलेटिव टू दैट ऑफ अर्थ, मतलब आपको डब्ल्यू डैश डिवाइड बाय डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू डैश आपके पास कब होगा, जब वो इस वाले पॉइंट के ऊपर था। ठीक है, तो डब्ल्यू डैश होगा, और डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेट ऑफ अर्थ है, तो वेट ऑफ अर्थ आपके पास इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है, आपने इन दोनों के दरमियान क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास तब एप्लीकेबल होता है जब आप सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जो मैन है वो सरफेस ऑफ अर्थ से जो है हाइट पे जा चुका है, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर जो है चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी, तो उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा वेट ऑफ अर्थ की, तो मेरे पास जो है GE यहाँ पे आएगा। अगर मैं W डैश की बात करूंगा तो मेरे पास G की वैल्यू जो है डैश के अंदर आएगी। ठीक है, तो GE की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब G डैश की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करें, तो भाई GM आपके पास तो बराबर ही जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा, लेकिन जो रेडियस है ना आपके पास, या आप सेंटर से देखते हैं, तो आप पहले यहाँ सेंटर से चले तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, R आ गई। लेकिन हमने तो यहां तक का देखना है, तो एक और मजीद आपके पास R आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, R प्लस R लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सिंपल R लिखा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि सेंटर से लेके हमने सरफेस ऑफ अर्थ तक का देखा था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पर हाइट तक का देख रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग ये R को भी बीच में इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, GME डिवाइड बाय R प्लस R कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2R, और 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी चीज अगर मैं 4 को हटा दूं यहाँ पर, तो ये आपके पास G के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसको G डिवाइड बाय 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अपनी वैल्यूज को जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, W डैश डिवाइड बाय W था। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास mg हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, g डैश बचा। तो g डैश क्या था, g अपॉन 4 आया था, तो आपने g अपॉन 4 ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या था आपके पास, सिर्फ और सिर्फ g था। ठीक है, जब आप इसको उलट के ऊपर लेके आएंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, g अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन g। अब g से g कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 4 आएगा, जिसको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1/4 जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा इस सवाल के अंदर चेंजिंग क्या हो सकती है, तो आपको बोल सकता है कि मैन गोज टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब h इज इक्वल टू 2R बोल सकता है।
h इज इक्वल टू 3r भी बोल सकता है। तो आपने बस यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर जो है चेंजिंग करनी होगी। आप यहाँ पर 2r लिख देंगे, 3r लिख देंगे, उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना होगा। लास्ट एमसीक्यूज हमारी इस वीडियो का 10 एमसीक्यूज। इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर वी यूज अ नैरो बीम ऑफ डैश। बेटा ये इनके ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ये आपके पास सेकंड ईयर का एमसीक्यू से आपकी बुक से लिया गया है। तो इसके अंदर जो हमारे पास गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 जो है यूज होता है आपके पास। तो ऑप्शन सी आपके पास इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा जो है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, अगर ऑप्शन के अंदर वो मौजूद हो तो आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे, इनर्जेटिक एक्स-रे भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे 10 एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। बाकी रिमेनिंग 10 एमसीक्यू जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, और जो है आपके साथ जो है मैं इस पूरे पास पेपर को लाजमी शेयर करूंगा। लेकिन वो वक्त शेयर करूंगा जब हमारे जो है 20 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। और इन्हीं पीडीएफ के अंदर जो है मैं आपके साथ वीडियो का लिंक भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग जो है वीडियो बासानी जहां आपको समझ में ना आए आप वहां पे वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।